हाँ जी, कैसे हो आप? नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एल&टी एजुकेशन में। अपन पढ़ रहे हैं पंचायती राज और नगरीय निकाय, स्थानीय स्वशासन। अपन ने पंचायती राज कल की वीडियो में कंप्लीट किया है, ठीक है। एक क्लास में अपन ने पंचायती राज देखा है, जो आपकी जो भी नेक्स्ट एग्जाम है वीडियो की, उसमें आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, जो कि आपके वीडियो के एग्जाम के लिए, वीडियो की एग्जाम में ये यहाँ से पक्का प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपके सीधे सीधे सिलेबस में मेंशन्ड है, ठीक है। आज अपन देखेंगे नगरीय निकाय, ठीक है। नगरीय निकाय, पहले तो ये अपन ने क्या देखा था पंचायती राज में? अपन ने देखा था पंचायती राज, पंचायती राज देखा था अपन ने, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पंचायती राज देखा था अपन ने, इसमें पढ़ा था 73 73वां संविधान संशोधन। क्या देखा था? 73वां संविधान संशोधन देखा था, ठीक है। आज अपन क्या देख रहे हैं? शहरी निकाय या नगरीय निकाय, ठीक है। क्या देख रहे हैं? शहरी निकाय। आज अपन देख रहे हैं शहरी निकाय। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन है, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। कल अपन ने इनका बेसिक डिस्कस किया था कि संविधान में जो आर्टिकल 40 है, अनुच्छेद 40 है, उसमें क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो नीति निदेशक तत्व में शामिल है, इसलिए राज्य सरकारें अपनी मनमर्जी चलाती थी। जैसे जब मन करे ग्राम पंचायतों को भंग कर देती थी। कार्यकाल की अनिश्चितता थी, कोई निश्चित उनका कार्यकाल नहीं था। इसी कारण इसी कारण 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाया गया, ताकि जो स्थानीय स्वशासन है, चाहे नगरीय निकायों की बात करें या पंचायती राज की बात करें, उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब ये बाध्यकारी हो गया कि राज्य सरकारें ग्राम जो पंचायत होती है उनका गठन करेगी, नगरीय निकाय में जो संस्थाएं होती है उनका गठन करेगी, और उनका कार्यकाल निश्चित कर दिया गया 5 वर्ष। उनमें आरक्षण की व्यवस्था की गई, ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिल सके, ठीक है। इसीलिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाया गया। मैंने आपको बताया था कि जो पंचायती राज है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ये जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक था, वो लागू हो गया। कब लागू हो गया था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया, ठीक है, याद रखना। जबकि 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को लागू हुआ। कब लागू हुआ था? 1 जून 1993 को लागू हो गया 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये याद रखना। एक मैंने आपको बताया था जब पंचायती राज अपन पढ़ रहे थे, कि इसमें 29 विषय है। कितने? 29 विषय। जबकि जो नगरीय संस्थाएं होती है, उन्हें 18 विषय दिए गए हैं। 18 विषय दिए गए हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकता है, ठीक है। एक आपको मैंने बताया था कि जो पंचायती राज और शहरी निकाय है, ये राज्य सूची का विषय है। कौन सी सूची का? राज्य सूची में शामिल है। राज्य सूची में शामिल है, अर्थात इनसे संबंधित इनकी संरचना कैसी होगी, इनका गठन कौन करेगा? राज्य सरकार गठन करेगी। और इनकी कैसी संरचना होगी वो तय कौन करेगा? राज्य सरकार विधि बनाकर, कानून लाकर, अधिनियम द्वारा राज्य सरकार ही तय करेगी कि इनकी संरचना कैसी होगी। किसकी? चाहे पंचायत राज की बात करें या शहरी निकायों की बात करें। तो इन दोनों को राज्य सूची में इसलिए डाला गया ताकि राज्य इनके लिए कानून बना सके। तो राज्य सरकार अपने राज्य में अपनी इच्छा अनुसार पंचायती राज का या नगर निकाय को गठन करती है, ठीक है, याद रखना। 29 विषय दिए गए पंचायती राज को, जबकि 18 विषय दिए गए शहरी निकायों को, ठीक है।
अब जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, उससे संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9। ये भाग 9 जोड़ा गया। कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9। जबकि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 कै जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? संविधान का भाग 9 कै, संविधान का भाग 9 कै जोड़ा गया। ये याद रखना, ठीक है। पंचायत राज के लिए भाग 9 जोड़ा गया, जबकि शहरी निकायों के लिए भाग 9 कै जोड़ा गया, ठीक है। और देखते हैं, ये जो पंचायती राज है, ये संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित है। कौन सी अनुसूची में वर्णित है? 11वीं अनुसूची में वर्णित है, ठीक है, 11वीं अनुसूची में, ठीक है। जबकि जो शहरी निकाय है, नगरीय निकाय है, वो 12वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में है, ठीक है, याद रखना, ये 12वीं अनुसूची में है, ठीक है, ये याद रखना, ये बेसिक है आपका। वापस देख लीजिए कि जो पंचायती राज है और जो नगरीय निकाय संस्थाएं होती है, वो राज्य सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। इसका मतलब राज्य, इनकी संरचना कैसी होगी, ये राज्य सरकार तय करेगी। कानून बनाकर, अधिनियम लाकर वो तय करेंगे कि कैसी इनकी संरचना होगी, कैसे इनका गठन किया जाएगा, ठीक है। एक अपन ने देखा था कि 73वां संविधान संशोधन लाया गया, जो कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देता है। कौन सा दर्जा देता है? संवैधानिक दर्जा देता है। यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना। 29 विषय पंचायती राज जो संस्थाएं होती है, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, उन्हें 29 विषय दिए गए हैं, ठीक है, ये याद रखना। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, ठीक है। कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9। तो भाग 9 में क्या है? पंचायती राज है, ठीक है। 11वीं अनुसूची ऐड की गई संविधान में। संविधान की जो वर्तमान में 12 अनुसूचियां है, तो 11वीं अनुसूची ऐड की गई किसके लिए? पंचायती राज संस्थाओं के लिए, ठीक है, याद रखना। अगर मैं बात करूं शहरी निकाय की, तो इनके लिए 74वां संविधान संशोधन विधेयक लाया, ठीक है, जो कि 1 जून 1993 को लागू हो गया था। 18 विषय दिए गए। कितने विषय दिए गए? 18 विषय। शहरी निकायों को 18 विषय दिए गए, याद रखना, ठीक है। संविधान का भाग 9 कै, कौन सा भाग? 9 कै जोड़ा गया। भाग 9 में क्या है? पंचायती राज है, जबकि भाग 9 कै में क्या है? शहरी निकाय है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, 12वीं अनुसूची ऐड की गई संविधान में। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? शहरी निकायों से संबंधित है, ठीक है, ये याद रखना आप। बेसिकली यहां से आपका मोटा मोटा बेसिक तैयार हो जाता है पंचायती राज और शहरी निकायों के लिए, ठीक है। कल अपन ने देखा था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कल अपन ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी थी। तो ऐतिहासिक ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि देखी थी, उनमें क्या देखा था अपन ने? अब ध्यान से सुनना। ये देखा था कि ये प्राचीन काल से विद्यमान है। भारत में प्राचीन काल से ही स्थानीय स्वशासन विद्यमान था। स्थानीय स्वशासन विद्यमान था, ये बात याद रखना। तो कैसे विद्वान था, क्या साक्ष्य मिलते हैं? तो मैंने बताया था आपको कि रामायण काल में, कब? रामायण काल में आपके पुर और जनपद, जो कि स्थानीय स्वशासन को इंगित करते हैं, के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? पुर और जनपद के। मैंने आपको बताया था कि महाभारत काल में, कौन से काल में? महाभारत काल में एक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। कौन सा? ग्रामिक नामक अधिकारी का मिलता है ना, उल्लेख मिलता है। कौन सा अधिकारी है? ग्रामिक अधिकारी है। एक आपको बताया था मौर्य काल। मौर्य काल में चाहे अर्थशास्त्र की बात करें, कौटिल्य इनके रचना का इसके रचनाकार है, ठीक है, या फिर मेगास्थनीज की बात करें, मेगास्थनीज की बात करें, इन्होंने, मेगास्थनीज ने नगरीय स्वशासन की बात कही। नगर जो नियोजन होता है, उसके लिए 6 समितियों का इन्होंने उल्लेख किया। ये बताया कि प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। और अर्थशास्त्र में ये कहा गया कि गांव होता है, उसमें न्यूनतम 100 परिवार और अधिकतम 500 परिवार तक होते हैं। ये किस में साक्ष्य मिलते हैं? मौर्य काल के ये साक्ष्य, ठीक है। एक अपन ने देखा कि भीनमाल से एक अभिलेख प्राप्त हुआ। कहां से अभिलेख मिला? भीनमाल से, सॉरी, एक शिलालेख प्राप्त हुआ था। भीनमाल से एक शिलालेख प्राप्त हुआ था, उसमें किसका उल्लेख है? पंचकुल का।
ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। वैसे आपको हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है कि पंचकुल, जिसको क्या बोलते हैं पंचायत, पंचकुल या पंचायत द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख, दान दिए जाने का उल्लेख, ठीक है, दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है भीनमाल शिलालेख में। ये आपके हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है, ये प्रश्न याद रखना है ना। फिर अपन आगे थे कि सल्तनत काल में, सल्तनत काल या मुगल काल में भी स्थानीय स्वशासन के साक्ष्य मिलते हैं, स्थानीय स्वशासन विद्यमान था। फिर जो महत्वपूर्ण बात है वो है ब्रिटिश काल में। कब है? ब्रिटिश काल में, ठीक है। ब्रिटिश काल में क्या हुआ, अब ध्यान से सुनना। ब्रिटिश काल, ब्रिटिश काल में 1687 में, कहीं कहीं 1688 भी मिलता है, ठीक है, कहीं कहीं 1688 भी मिलता है। क्या हुआ था? मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई। मद्रास नगर निगम की, मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई, ठीक है, ये याद रखना। मद्रास नगर निगम की स्थापना कब की गई? 1687 या 1688 में स्थापना की गई, ठीक है। एक है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो ने 1870 में स्थानीय स्वशासन के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात कही, वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात कही। किसकी बात कही? वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात कही, ये बात याद रखना। फिर आता है लॉर्ड रिपन। कौन? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन साहब ने 1882 में एक प्रस्ताव लेके आए। क्या लेके आए? एक प्रस्ताव लेके आए जिसे स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। और यही कारण है कि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये दो बातें याद रखना। वापस देख लीजिए ब्रिटिश काल में क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं कि 1687 में मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई। किसकी की गई? मद्रास नगर निगम की स्थापना 1687 में की गई। लॉर्ड मेयो ने 1870 में जो स्थानीय संस्थाएं होती है, स्थानीय निकाय होते हैं, उनके लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात कही, ठीक है, ये बात याद रखना। एक है लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन साहब एक प्रस्ताव लेके आए जिसमें स्थानीय जो सरकारें होती है उन्हें अधिकार और शक्तियां देने की बात कही, ठीक है। तो जो प्रस्ताव आया था 1882 में, यह प्रस्ताव कब आया था? 1882 में। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसी कारण लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कल अपन ने पंचायती राज देखा था, तो उस पंचायती राज में मैंने आपको बताया था कि कल जब अपन ने पंचायती राज देखा था तो मैंने उसमें बताया था कि 3 प्रकार की संस्थाएं होती है, ठीक है। कौन कौन सी? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदें, जिला परिषद, ठीक है। फिर बात करें अगर शहरी निकायों की, क्योंकि आज अपन शहरी निकाय पढ़ने वाले हैं, ठीक है। शहरी निकाय, तो शहरी निकाय में क्या था? शहरी निकाय की सर्वोच्च संस्था कौन सी थी? नगर निगम। क्या है? नगर निगम। नगर परिषद और नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका, ठीक है, याद रखना। जो त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है भारत में पंचायत राज के लिए, त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है। कौन सी? त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है। मैंने आपको बताया था कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 स्तर अपनाए गए हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या, यदि किसी राज्य की
यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, ठीक है, क्या है, 20 लाख से कम है, तो जो पंचायत समिति है उनकी जरूरत नहीं होगी। पंचायत समिति से छूट, पंचायत समिति के गठन से छूट दी गई है, गठन से छूट दी गई है, ठीक है। ये याद रखना कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहां पे जो मध्यवर्ती स्तर होता है, तो मध्यवर्ती स्तर कौन सा होता है, पंचायत समिति होता है खंड स्तर पर, ठीक है, तो उनकी स्थापना से छूट दी गई है, ठीक है। ये बात याद रखना, लेकिन कौन सी कंडीशन है, यदि उस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, ठीक है, ये याद रखना, स्टार लगा लो इस बात पे, है ना। ये देखा था अपन ने, और क्या देखा था अपन ने, शहरी निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। एक बात याद रखना, ये जो तीनों है इनको संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे, नगर पालिकाएं, क्या बोलेंगे, नगर पालिकाएं। ये जो भाग 9 क है, कौन सा, भाग 9 क, भाग 9 क, संविधान का जो भाग 9 क है, इसे नगर पालिकाएं क्या नाम दिया गया है, नगर पालिकाएं नाम दिया गया है, ठीक है, याद रखना। संविधान का भाग जो 9 क है उसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया है, क्या नाम है, शीर्षक क्या है उसका, 9 क, ठीक है। ये अपन क्या क्या देखा अभी तक, वापस एक बार देख लीजिए। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज है, 12वीं अनुसूची में शहरी निकाय है, ठीक है, भाग 9 इसमें क्या है, पंचायत राज है, जबकि भाग 9 के में क्या है, शहरी निकाय है। ये विषय याद रखना, 18 विषय दिए गए हैं शहरी निकायों को, जबकि 29 विषय दिए गए हैं पंचायत राज को, ठीक है। कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। ये याद रखना कि ये राज्य सूची का विषय है, कौन सी सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, ठीक है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट, शहरी स्थानीय शासन, कौन सा, शहरी स्थानीय शासन। अब सुनना, भारत में नगर निगम शहरी स्थानीय प्रशासन की उच्चतम इकाई है। यह भी अपन ने देखा था कि जो नगर पालिकाएं होती है या फिर जो नगर परिषद है या नगर निगम है, इन तीनों में सर्वोच्च कौन है, नगर निगम है, ठीक है। ये शहरी स्थानीय प्रशासन की उच्चतम इकाई है, कौन, नगर निगम, ठीक है। भारत का पहला नगर निगम मद्रास में कब बना, 1687 में स्थापित हुआ था। कहीं कहीं 1688 मिलता है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों ही ऑथेंटिक सोर्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे देखते कि 1726 में बंबई तथा कोलकाता में भी नगर निगम की स्थापना की गई। 1687 महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पहली बार नगर निगम की स्थापना की गई, ठीक है, कहाँ पे, मद्रास में, कब, 1687 में, ठीक है। 1726 में बंबई और कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना की गई। ये अपने देख लिया कि 1870 में लॉर्ड मेयो ने स्थानीय स्वशासन में वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात कही, किसकी, वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात कही, ठीक है। चलते आगे, 1882 में लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव आया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और यही कारण है कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आई है, क्या है, स्टार लगा देता हूँ इस पे मैं, ठीक है। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका, क्या, प्रथम नगर पालिका की स्थापना 1865 में आबू में हुई, कहाँ पे हुई, आबू में। ये आपके लिए इस स्लाइड की सबसे खास बात है, ठीक है, ये याद रखना। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कब हुई, 1865 में। ये तो पूछेंगे नहीं, क्या पूछेंगे कि राजस्थान में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई, कहाँ हुई, तो आप बता देना कि भाई आबू में हुई थी, जो माउंट आबू है वहां पे प्रथम नगर पालिका की स्थापना हुई। याद रखना, राजस्थान में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई, माउंट आबू में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1865 में हुई थी। 4-5 स्टार लगा लो, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखना। वापस देखते आगे कि 1951 में राजस्थान कस्बा नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया। क्या, राजस्थान कस्बा नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत छोटे छोटे कस्बों में नगर पालिकाएं काम करने लगी। क्या, छोटे छोटे क्वेश्चन वैसे पूछेंगे आपसे कि राजस्थान की कब राजस्थान में छोटे छोटे कस्बों में नगर पालिकाओं की स्थापना के लिए राजस्थान कस्बा नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया, तो कब किया गया, 1951 में पारित किया गया। कब किया गया, 1951 में पारित किया गया, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट, नगरीय स्थानीय संस्थाएं। ये अपन ने देख लिया कि संविधान में 74वां संविधान संशोधन भाग 9 के, ठीक है, स्थापित किया गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 को क्या हुआ, लागू हो गया था आपके। इस शीर्षक का नाम क्या है, नगर पालिकाएं है।
जो नगरीय स्थानीय शासन होता है उसमें कौन शीर्षक का नाम क्या है? नगर पालिकाएं है। ठीक है, याद रखना। 3 प्रकार की नगर पालिकाएं होती है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है। अच्छा, ये जो 3 है, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, इनके अलावा शहरी अन्य निकाय भी है, छोटे छोटे अन्य निकाय भी है, जैसे छावनी बोर्ड हुआ, क्या हुआ? छावनी मंडल। विकास प्राधिकरण हुआ, विकास प्राधिकरण हुआ, विकास प्राधिकरण हुआ, छावनी मंडल हुआ, शहरी विकास न्यास हुए, शहरी विकास न्यास हुए। तो ऐसे अन्य, ये क्या है? ये छोटे छोटे कस्बों में काम करते हैं, शहरी विकास न्यास। ठीक है, छोटे कस्बों में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ऐसे अन्य शहरी निकाय भी है जो संवैधानिक नहीं है, जो स्थानीय स्व शासन के अंतर्गत आते हैं, शहरी शासन के अंतर्गत आते हैं ना, लेकिन ये संवैधानिक नहीं है, इन्हें संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई। क्या बात है, समझना। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये जो नगर निगम, नगर पालिक नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं, मैं बात कर रहा हूं शहरी स्थानीय स्वशासन की, शहरी स्थानीय स्वशासन की। ठीक है, तो इसमें जो ये नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं है, ये संवैधानिक है। ठीक है, ये संवैधानिक है, अर्थात संविधान में वर्णित है, संविधान में है। ठीक है, संविधान में वर्णित है, जबकि अन्य संस्थाएं भी है, कुछ अन्य अन्य शहरी निकाय भी है जो संविधान में नहीं है, संवैधानिक नहीं है, संविधान में नहीं है। ठीक है, संविधान में नहीं है। ठीक है, जैसे चाहे छावनी मंडल हो, छावनी मंडल हो, शहर विकास प्राधिकरण हो, जैसे जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी विकास प्राधिकरण हो, शहरी न्यास हो, शहरी विकास न्यास हो, शहरी विकास न्यास हो, ऐसे कई शहरी निकाय और भी है। मैं बात कर रहा हूँ शहरी स्थानीय स्वशासन की। तो जो 3 पंचायती राज जो संवैधानिक जो है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका है, ये तो संविधान में वर्णित है, लेकिन कुछ अन्य संस्थाएं भी है जो संविधान में वर्णित नहीं है। कौन? जैसे छावनी मंडल हुआ, विकास प्राधिकरण हुआ, या शहरी विकास न्यास हुआ। ठीक है, तो ये संवैधानिक नहीं है, ये आप याद रखना। प्रश्न ये बनेगा, क्या क्या ये भी संविधान में है? क्या नहीं है। लेकिन अपन क्या जब पढ़ते हैं स्थानीय स्वशासन, नगरीय संस्था, जब पढ़ते हैं साथ में इनको भी पढ़ते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ये संविधान में नहीं है। ठीक है, याद रखना, ये संवैधानिक है जबकि ये संवैधानिक नहीं है, ये याद रखना आप। ये वैधानिक हो सकती है, राज्य अधिनियम बनाकर इनकी स्थापना कर सकता है। जैसे मैं बात करूं विकास प्राधिकरणों की, चाहे विकास प्राधिकरण हो, ठीक है, विकास प्राधिकरण। ठीक है, तो आपको पता है कि आप देखते हो जेडीए, तो ये क्या है? आप जयपुर में रहते हो तो नाम सुना होगा आपने, जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जयपुर विकास प्राधिकरण। तो ये क्या है? ये विकास प्राधिकरण है, ये शहरी निकाय है, लेकिन ये संविधान में नहीं है। तो इसका विकास कैसे होता है? विधि द्वारा, राज्य सरकार अधिनियम द्वारा, राज्य सरकार राज्य अधिनियम द्वारा इनका विकास करता है, इनका निर्माण करता है, अधिनियम द्वारा ये गठित होते हैं। ठीक है, ये गठित होते हैं, क्या? विकास प्राधिकरण। तो जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण हुआ, या अजमेर विकास प्राधिकरण हुआ। ठीक है, और कौन सा है? जोधपुर विकास प्राधिकरण हुआ, कोटा में हुआ। ठीक है, ऐसे विकास प्राधिकरण है। लेकिन आपको पता है हाल ही में राजस्थान में बीकानेर और भरतपुर, कहाँ पे? बीकानेर और भरतपुर में भी विकास प्राधिकरण के गठन की बात कही गई। ठीक है, तो याद रखना, विकास प्राधिकरण संवैधानिक नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो यही है कि भारत में कुछ अन्य शहरी निकाय भी है जो स्थानीय शासन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उन्हें संवैधानिक मान्यता नहीं मिली, लेकिन वो संवैधानिक नहीं है, बस ये बात है, इसको समझना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की विशेषताएं। ठीक है, देखते हैं। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भी आपने अभी देखा कि नगर जो संस्थाएं, जो नगरीय निकाय होते हैं या फिर जो पंचायती राज होता है, उसको संवैधानिक मान्यता दी गई 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ये बात याद रखना। राज्य में 3 प्रकार की नगर पालिकाएं है,
नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, वार्ड समितियों को गठन किया गया। ये जो वार्ड समितियों का गठन है ये भी संविधान में वर्णित है। ठीक है। अनुसूचित जाति, जनजाति या महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है। ये क्या है, 74वें संविधान संशोधन की विशेषता है। चाहे 74वें की बात करें या 73वें संविधान संशोधन की बात करें, लगभग समान इनकी विशेषताएं है। ठीक है, याद रखना। 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया गया। कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का। अपन ने जब पंचायती राज देखा था, जब पंचायती राज देखा था, ठीक है, तो पंचायत राज में आरक्षण वाला टॉपिक अपन ने जब पढ़ा था तो इसमें क्या था कि एससी और एसटी इन्हें उस क्षेत्र में जनसंख्या, उस क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, जो चक्रीय पद्धति से दिया जाता है। ठीक है। ये कैसे, जैसे किसी क्षेत्र में एससी के भी लोग हैं, एसटी के भी लोग हैं, ओबीसी या जनरल के भी लोग हैं, तो एससी और एसटी इसको आरक्षण दिया गया है। क्यों आरक्षण दिया गया है कि जो जनरल है, ठीक है, जनरल जो है उसकी भी सीट आएगी, एससी की भी सीट आएगी, एसटी की भी सीट आएगी और ओबीसी की भी सीट आएगी। आप बारी बारी से चक्रीय रूप से सीटों का निर्धारण किया गया है। ठीक है। तो चक्रीय जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई है जनसंख्या के अनुपात में। अब जैसे किसी क्षेत्र में एससी या एसटी की जनसंख्या है ही नहीं, तो वहां पे उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा पंचायत राज में या शहरी निकायों में। ठीक है, तो ये देखा है। ठीक है, तो एससी एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। अब जो महिलाएं होती है, ये जो महिलाएं हैं, चाहे एससी की बात करें या एसटी की, तो इनकी जो आरक्षित सीटें हैं, जो आरक्षित सीटें हैं, आरक्षित सीटों का 1/3, आरक्षित सीटों का 1/3 आरक्षण किसको दिया गया है, महिलाओं को। जो आरक्षित सीटें दी गई है उनका 1/3 महिलाओं को दिया गया है। लेकिन याद रखना, नोट लगाकर आप याद रखना, राजस्थान में, कहाँ पे, राजस्थान में महिलाओं को, राजस्थान में 50% आरक्षण दिया गया है। 50% महिलाओं को दिया गया है, महिलाओं को आरक्षण है। कितना आरक्षण है महिलाओं को, 50% है। ठीक है, चाहे शहरी निकायों की बात करें या नगरीय निकाय या फिर पंचायत राज की बात करें, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। कितना, 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। एससी एसटी को आरक्षण है, एससी एसटी को आरक्षण है। ठीक है, महिलाओं को आरक्षण है, ओबीसी को आरक्षण है, अन्य पिछड़ा वर्ग को कितना आरक्षण है, ओबीसी को 21%, ओबीसी को 21% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो अपन ने आरक्षण देखा था। शहरी निकायों में अपन देख रहे हैं कि 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया गया। नगरीय पालिकाओं को कर वसूलने की शक्तियां दी गई। नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए। ये अपन ने देख लिए है सारे, है ना। अच्छा, 5 वर्ष का कार्यकाल, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। चाहे शहरी निकायों की बात हो या नगरीय निकायों की बात हो, मैं बात कर रहा हूं कार्यकाल की। ठीक है, कार्यकाल, अब ध्यान से सुनना। सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल है, 5 वर्ष का कार्यकाल है, चाहे पंचायत राज हो या नगरीय निकाय। ठीक है, ध्यान से सुनना, सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल है। अब दिक्कत कहाँ है कि यदि इन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है, यदि इन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है, यदि इन्हें हटाना हो, यदि उन्हें हटाया जाता है, तो यदि 5 वर्ष होने में, 5 वर्ष होने में 6 माह बाकी, 6 माह बाकी है, तो चुनाव नहीं होगा, तो चुनाव नहीं किए जाएंगे, चुनाव नहीं होगा। वो जो अयोग्य व्यक्ति है वही 6 महीने और शासन करेगा। ठीक है, लेकिन यदि हटाया जाता है, यदि हटाया जाए, तो यहाँ भी 2 कंडीशन है। हटाया जाए तो 6 माह में
6 माह में चुनाव अनिवार्य है, चुनाव अनिवार्य है, 6 माह में चुनाव अनिवार्य है। एक तो ये बात, 6 माह में चुनाव अनिवार्य है। जो नवगठित पंचायत होगी, नवगठित संस्था शेष अवधि के लिए कार्य करेगी, शेष अवधि तक कार्य करेगी। ये क्या है, ध्यान से सुनना। जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय सरकारें होती है, उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन यदि उन्हें किसी कारणवश हटाना हो, किसी कारणवश इन्हें हटाना हो, तो जो 5 वर्ष का कार्यकाल है उससे पहले हटाते हैं। यदि 5 वर्ष पूरा होने में 6 ही महीने बाकी है और उन्हें हटाना है, तो उन्हें हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि 6 माह का समय बाकी है, इसलिए चुनाव नहीं होंगे। लेकिन यदि 1 साल का समय बाकी है, 2 साल का समय बाकी है या 3 साल का समय बाकी है और उन्हें हटाना है, तो 6 माह में चुनाव अनिवार्य है। यदि हटा दिया गया तो 6 माह में चुनाव करवाने ही पड़ेंगे, 6 माह की बाध्यता है, ये याद रखना। ये मैंने कल भी बताया था, ठीक है। नवगठित संस्था, अब जो दोबारा इलेक्शन होंगे, दोबारा चुनाव होगा, दोबारा नया कोई बनता है इन संस्थाओं का शासन, जो चाहे सरपंच है, ठीक है, चाहे प्रधान है या कोई भी है, महापौर है नगरों में, ठीक है, तो वो शेष अवधि तक कार्य करेगा। जैसे यदि 2 साल जो पहले का सरपंच है, पहले का जो व्यक्ति है वो 2 साल रह चुका है, तो जो नई संस्था बनेगी वो 3 साल तक कार्य करेगी, ठीक है। इस बात को याद रखना। तो अपन ने कार्यकाल देख लिया कि जो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है, उसकी शर्तें क्या है वो देख ली। आरक्षण वाला प्रावधान अपन ने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अपन देख रहे थे छावनी मंडल, ठीक है, छावनी मंडल नियंत्रण कौन करता है इनका? केंद्र सरकार का सुरक्षा विभाग। ये बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न बार बार आएगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि छावनी बोर्ड, जब मैंने बता दिया आपको कि जो राज्य सूची का विषय है, नगरीय निकाय राज्य सूची का विषय है या फिर पंचायत राज राज्य सूची का विषय है, लेकिन छावनी मंडल, ये जो छावनी मंडल है, इसका नियंत्रण केंद्र सरकार का सुरक्षा विभाग करता है। इस बात को दिमाग में बैठा लो। कौन करता है? सुरक्षा विभाग। केंद्र सरकार का सुरक्षा विभाग छावनी मंडल का नियंत्रण करता है। ये बात दिमाग में बैठा लो, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। इसका अध्यक्ष कौन होता है? छावनी मंडल का अध्यक्ष कौन होता है? तो सैनिक छावनी मंडल का, सैनिक छावनी का सर्वोच्च अधिकारी। ये छावनी मंडल होते कहाँ पे है? ऐसी कोई जगह है जहां पर सैनिक सैनिक छावनी है, कोई जगह है? जैसे मैं बात कर रहा हूँ नसीराबाद की, क्योंकि राजस्थान के नसीराबाद में सैनिक छावनी है। मैं बात करूँ नसीराबाद की, यहाँ पे क्या है? सैनिक छावनी है, ठीक है, ध्यान से समझना। नसीराबाद में सैनिक छावनी है, लेकिन यहाँ पे अन्य लोग भी रहते हैं, अन्य नागरिक भी रहते हैं, अन्य नागरिक भी रहते हैं। जब यहाँ पे अन्य नागरिक भी रहते हैं और सैनिक छावनी है, तो इस जगह पे क्या है? सैनिक छावनी का गठन किया गया। अब क्योंकि सैनिक भी है और असैनिक बल भी है, असैनिक लोग भी है, अन्य सामान्य नागरिक भी है, तो दोनों ही यहाँ पे रहते हैं। अब यदि यहाँ पे सैनिक छावनी का गठन किया गया है, यदि यहाँ पे सैनिक छावनी का गठन किया गया है, तो यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो प्रशासन है, वो कौन संभालेगा? दोनों ही संभालेंगे। असैनिक लोग भी संभालेंगे, असैनिक या सामान्य नागरिक, असैनिक नागरिक और सैन्य नागरिक, ये दोनों ही शासन संभालेंगे। अब कैसे संभालेंगे? कि जो छावनी मंडल है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? सैनिक छावनी का सर्वोच्च अधिकारी। ये जो छावनी है, कोई भी छावनी है, उसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है सेना का, वो इस छावनी मंडल का अध्यक्ष होता है, ठीक है, याद रखना। उप सभापति कौन होगा? असैनिक नागरिकों में से। ये जो असैनिक नागरिक है, यहाँ पर सैनिक लोग रहते हैं और अन्य अन्य व्यक्ति भी रहते हैं, तो जो सामान्य व्यक्ति है, उनमें से कोई एक व्यक्ति इसका कौन होगा? उप सभापति होगा। जबकि अध्यक्ष कौन होगा? सैनिक छावनी का सर्वोच्च अधिकारी इसका अध्यक्ष होगा, ठीक है, याद रखना। निर्वाचित असैनिक सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ये जो असैनिक सदस्य है, इनका इनका निर्वाचन होता है, ठीक है, और इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। वापस देखो क्या अपन ने अभी तक क्या देखा है, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूँ छावनी मंडल, छावनी मंडल ऐसी जगह पर होगा, वहां पर सैन्य छावनी है,
या फिर सैनिक लोग रहते हैं, और वहां पर सामान्य नागरिक भी रहते हैं, असैनिक लोग भी रहते हैं, ठीक है, दोनों वहां पे रहते हैं। अब ऐसी कंडीशन में यदि वहां पे छावनी मंडल का गठन किया गया है, ऐसी कोई जगह है वहां पे सैनिक लोग भी है और अन्य कोई व्यक्ति भी है, और वहां पे छावनी मंडल का गठन किया गया है, तो उसका प्रशासन दोनों ही संभालेंगे। सैनिक भी उसमें शामिल होंगे, उस समिति में, उस मंडल में सैनिक भी शामिल होंगे, और असैनिक सदस्य जो गैर नागरिक है, अन्य नागरिक है, वो भी इसका प्रशासन संभालेंगे। तो कैसे संभालेंगे कि जो छावनी मंडल है, इसका अध्यक्ष तो होगा जो उस छावनी का सर्वोच्च अधिकारी है, वहां का जो सैन्य अधिकारी सर्वोच्च है वह तो इसका अध्यक्ष हो जाएगा, लेकिन उप सभापति कौन होगा? जो सामान्य नागरिक है उनमें से कोई एक व्यक्ति उप सभापति होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। 1924 के छावनी मंडल अधिनियम के द्वारा छावनी मंडल स्थापित किया गया। छावनी मंडल कब स्थापित किया गया? 1924 के छावनी मंडल अधिनियम के द्वारा। 1924 में छावनी मंडल अधिनियम आया था, इसके द्वारा छावनी मंडल स्थापित किया गया। ये महत्वपूर्ण है, याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। कब आया था एक्ट? 1924 में। छावनी मंडलों का गठन संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार संघीय सूची का विषय है, ये बात याद रखना। भाई जो नगरीय निकाय है, ये जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन है, ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है, राज्य सूची का विषय है। इसलिए राज्यों को स्वतंत्रता है कि वे अपनी इच्छा से पंचायतों को गठन कर सकती है, नगरीय निकायों को गठन कर सकती है। लेकिन जो छावनी मंडल है, छावनी मंडल भी नगरीय निकायों में आता है, छावनी मंडल भी नगरीय निकायों में आता है, इस बात को याद रखना। छावनी मंडल नगरीय निकायों में आता है, लेकिन ये संघ सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां है, कौन कौन सी? संघ सूची है, राज्य सूची है, और संवर्ती सूची है। राज्य सूची इसका मतलब कि राज्य उस पर कानून बनाएगा। संवर्ती सूची में राज्य विधानमंडल और संसद दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि दोनों ने कानून बना दिया तो संघ जो संसद ने कानून बनाया है वही प्रभावी रहेगा, ठीक है, याद रखना। लेकिन मैं बोल रहा हूं छावनी मंडल संघीय सूची का विषय है, छावनी मंडल संघ सूची का विषय है, इसका मतलब संसद कानून बनाएगी। छावनी मंडल पर राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता, आप इस बात को याद रखना, ठीक है। राजस्थान में छावनी मंडल कहाँ पे है? नसीराबाद अजमेर में है, ठीक है, याद रखना। छावनी मंडल में आधे सदस्य, ये जो समिति बनेगी उसके आधे सदस्य तो सैनिक होंगे और आधे सदस्य गैर सैनिक या फिर असैनिक लोग होंगे, सामान्य नागरिक होंगे, ठीक है। और जो सामान्य नागरिक होते हैं उनका निर्वाचन किया जाएगा और उनका कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष का कार्यकाल होगा, ठीक है, याद रखना। वापस देखो, मुझे लगता है समझ में नहीं आया आपके। मैं बात कर रहा हूं छावनी मंडल की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? छावनी मंडल की। अब ध्यान से सुनना, छावनी मंडल। छावनी मंडल पहले तो देखना, ये संघ सूची का विषय है, ये है संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, यह संघ सूची का विषय है। इसका मतलब संसद कानून बनाएगी, इसका मतलब संसद कानून बनाएगी। छावनी मंडल किसके नियंत्रण में आता है? सुरक्षा विभाग के नियंत्रण में आता है। सुरक्षा विभाग, कौन सा सुरक्षा विभाग? केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का सुरक्षा विभाग के नियंत्रण के अंतर्गत आता है, नियंत्रण में आता है। सुरक्षा विभाग के नियंत्रण में क्या आता है? छावनी मंडल किसके नियंत्रण में आता है? सुरक्षा विभाग के नियंत्रण में आता है, ठीक है, ये 2 बातें याद रखना। छावनी मंडल जो होता है, इसकी स्थापना के लिए 1924 में छावनी मंडल अधिनियम आया, छावनी मंडल अधिनियम आया 1924 में, ये याद रखना। 1924 में छावनी मंडल अधिनियम आया, इसके तहत छावनियों की, छावनी मंडल की स्थापना की गई, है ना। इसका जो अध्यक्ष होता है वो सैनिक छावनी का सर्वोच्च अधिकारी होता है। जो सैनिक छावनी है वहां पे, सैनिक छावनी का सर्वोच्च अधिकारी, सैनिक छावनी का सर्वोच्च अधिकारी इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है, सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है। अब जो इसका उप सभापति है, इसका जो उप सभापति होता है वह असैनिक नागरिकों में से होगा। किस में से होगा? असैनिक नागरिकों में से,
ठीक है, याद रखना, असैनिक नागरिकों में से होगा, में से कोई होगा। ठीक है, याद रखना। इसमें एक जो छावनी छावनी ये जो छावनी मंडल है, इसकी जो समिति है, इसमें सैनिक और असैनिक, छावनी मंडल की समिति में सैनिक और असैनिक दोनों शामिल होते हैं, दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो असैनिक नागरिक है, ये जो असैनिक नागरिक होते हैं, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ये जो असैनिक नागरिक होते हैं, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, इस बात को याद रखना। तो वापस देख लीजिए अपन ने क्या क्या देखा अभी तक, वापस देख लीजिए। अपन देख रहे हैं छावनी मंडल, क्या देख रहे हैं, छावनी मंडल। तो छावनी मंडल संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, यह संघ सूची का विषय है, इसलिए संसद कानून बनाएगी। छावनी मंडल पर कानून कौन बनाएगा, संसद कानून बनाएगी, ये बात याद रखना। ये सुरक्षा विभाग के अंतर्गत आता है, ये केंद्र सरकार के सुरक्षा विभाग के अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार के सुरक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बात याद रखना। एक देखा कि 1924 में छावनी मंडल अधिनियम आया था, उसके तहत में छावनी मंडलों की स्थापना की गई। छावनी मंडल का सभापति कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, उस क्षेत्र में जो छावनी है उसका सर्वोच्च सैन्य अधिकारी छावनी मंडल का अध्यक्ष होता है। ठीक है, याद रखना। एक देखा था उप सभापति, जो गैर सैन्य नागरिक है या फिर असैन्य नागरिक है, उनमें से कोई एक व्यक्ति छावनी मंडल का उप सभापति होता है। छावनी मंडल में जो सदस्य होते हैं, चाहे वो असैनिक सदस्य हो या सैन्य सदस्य हो, दोनों से मिलकर बनती है। आधे सदस्य सैन्य अधिकारी होंगे, आधे सदस्य सामान्य व्यक्ति सामान्य नागरिक होगा। जो सामान्य नागरिक होते हैं उनका निर्वाचन किया जाता है और उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, इस बात को याद रखना। सबसे महत्वपूर्ण कि संघ सूची का विषय है छावनी मंडल। राजस्थान में नसीराबाद अजमेर में छावनी मंडल है। कहाँ पे है, नसीराबाद अजमेर में छावनी मंडल है, इस बात को आप याद रखना। अब मुझे उम्मीद है कि ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये अभी तक अपन ने देखा है। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, और होते हैं जैसे विकास प्राधिकरण भी होते हैं कि महानगरों में राज्य विधानमंडल अधिनियम बनाकर, भाई जैसे अभी कुछ समय पहले तक जयपुर, जोधपुर और अजमेर विकास प्राधिकरण हुआ करते थे। अभी हाल ही में एक न्यूज आई कि बीकानेर और भरतपुर में भी विकास प्राधिकरणों की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये जो विकास प्राधिकरण होते हैं वो कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी, अधिनियम द्वारा राज्य सरकार बनाती है। ठीक है, याद रखना। तो जयपुर, जोधपुर, अजमेर में विकास प्राधिकरण का गठन किया गया, बीकानेर एवं भरतपुर में भी नए विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। ठीक है, याद रखना। एक होता है नगरीय विकास न्यास, नगर विकास न्यास, छोटे शहरों के विकास के लिए, छोटे शहरों के विकास के लिए राज्य विधानमंडल अधिनियम बनाकर इनकी स्थापना करता है नगरीय विकासों की, विकास न्यासों की। ठीक है, तो ये निगमित निकाय है। ठीक है, कौन सा निकाय है, निगमित निकाय है। ठीक है, नगरीय निकाय और पंचायती राज ये अपन पढ़ रहे हैं। पंचायत राज वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया है। आज अपन पढ़े थे नगरीय निकाय। इसमें कुछ चीजें बचती है। अभी क्या बचा है कि जो नगर, ये जो नगर निगम है या फिर जो नगर परिषद है या नगर पालिका। ठीक है, आज अपन ने क्या क्या देखा था, एक देखा था छावनी मंडल, विकास प्राधिकरण और नगरीय निकायों की सामान्य जानकारी। 74वें संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, इसकी विशेषताएं देखी थी। 74वें संविधान संशोधन की विशेषताएं देखी थी। कल अपन क्या देखेंगे, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, इनका अध्यक्ष कौन होता है, इनका अध्यक्ष कौन होता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, ये अपन कल देखेंगे क्योंकि आज की क्लास में कंप्लीट होएगा नहीं। ठीक है, आज अपन ने पंचायत राज का कुछ रिविजन किया। चाहे नगर निकाय की बात हो या पंचायत राज की बात हो, इनमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो किसको है आरक्षण, एससी और एसटी को है, महिलाओं को है, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अभी ये जो आरक्षण है, ये जो निचले स्तर पर, चाहे ग्राम पंचायत हो या नगर पालिका हो, केवल निचले स्तर पर ही नहीं है,
ये इनके अध्यक्ष, चाहे सभापति सभापति की बात हो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात हो, वहां भी ये आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, याद रखना। एक अपने देखा था कार्यकाल, तो कार्यकाल अपन डिस्कस कर चुके हैं, बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि सामान्यतः कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन 3 वर्ष किसका होता है? छावनी मंडल में अपन ने देखा था कि जो असैनिक सदस्य है, गैर सैनिक सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, अपन ने देख लिया। बाकी सबका, चाहे पंचायत राज हो या नगरीय निकाय में जो संवैधानिक संस्थाएं हो, संवैधानिक संस्था कौन? नगरीय निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, ये संवैधानिक है। बाकी वो वैधानिक है, राज्य विधान द्वारा विधि बनाकर उनका गठन करता है। ठीक है, तो कार्यकाल संवैधानिक वालों का कितना होगा? 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। ठीक है, ये अपन ने देखा था। और अपने एक बात है योग्यता। क्या है योग्यता? ये क्या है? 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी हो। 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी हो। यदि कोई व्यक्ति पंचायत राज संस्थाओं का सदस्य बनता है, पंचायत राज संस्थाओं का अध्यक्ष बनता है, उपाध्यक्ष बनता है, तो उसकी आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है। कितना होना आवश्यक है? 21 वर्ष। योग्यता क्या है? 21 वर्ष है। चाहे नगरीय निकाय की बात करें या पंचायत राज की बात करें, आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है। ये बात ध्यान रखना। एक क्या है कि अन्य कोई योग्यता जो राज्य विधानमंडल तय करे, राज्य विधानमंडल तय करे, राज्य विधानमंडल तय करे ऐसी अन्य योग्यता, अन्य योग्यता का निर्धारण कौन करेगा? राज्य विधानमंडल तय करेगा। ठीक है, तो आप बस ये याद रखना कि 21 वर्ष की आयु आवश्यक होती है। 18 वर्ष पर टिक मत करना, क्योंकि 18 वर्ष की आयु एक वयस्क मतदाता के लिए होती है। कोई व्यक्ति जो इनका चुनाव करेगा उसकी आयु 18 वर्ष होना आवश्यक है। जैसे आम नागरिक मतदान द्वारा गांवों में सरपंच का चुनाव करते हैं, तो आम नागरिक जो मतदान करते हैं उनकी आयु 18 वर्ष होना आवश्यक है। ठीक है, लेकिन जिसका चुनाव कर रहे हैं अपन, उसकी आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है। ठीक है, ये 2 बातें याद रखना। ठीक है, तो आज अपन ने नगरीय निकाय के बारे में कुछ बेसिक सी चीजें देखी। कल अपन देखेंगे कि नगर निगम की स्थापना कैसे होती है, जनसंख्या का कितना प्रावधान है, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो या नगर परिषद हो, इनके बारे में अपन कल डिस्कस डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसके पीडीएफ में एल&टी एजुकेशन के, ये जो एल&टी एजुकेशन है, इसका जो टेलीग्राम चैनल है, आपको वीडियो के नीचे लिंक डाल दिया जाता है यूट्यूब पे, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।